हाय गाइस, अमृत वर्मा और मैं आज आपको एक बुक एक्सप्लेन करूंगा। इस बुक का नाम है ओवरकमिंग ग्रेविटी। तो ओवरकमिंग ग्रेविटी बुक जो है वो जिम्नास्टिक्स ट्रेनिंग को डेडिकेटेड है। तो ये हम कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। टू मेक श्योर टू वॉच इट। तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं स्टीवन लो। स्टीवन लो खुद एक जिमनास्ट रह चुके हैं। इन्होंने 2 बुक्स और लिखी हैं, एक है ओवरकमिंग पुअर पोस्चर और एक है ओवरकमिंग टेंडनाइटिस। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ओवरकमिंग ग्रेविटी बुक का सेकेंड एडिशन एक्सप्लेन करूँगा। तो जो फर्स्ट एडिशन है वो थोड़ा इंजरीज़ और इंजरी प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा दिया हो उसमें, तो वो चीज़ में थोड़ी सी कम है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये बेसिकली ये वीडियोस की पूरी एक सीरीज़ है। तो इसमें मैं आपको सेकेंड एडिशन के पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 जो है हमारा वो है फंडामेंटल नॉलेज बेस। तो हमारा इसमें जो पार्ट 1 का हमारा पहला चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी वेट ट्रेनिंग। तो इसमें भी हमारे 4 सब टॉपिक्स हैं। तो पहला है हमारा सेट प्रिंसिपल एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और दूसरा है हमारा लेवरेज, और तीसरा है हमारा कॉमन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट्स, और हमारा फोर्थ है रेपिटेशन कंटिन्यूम। तो चलिए सेट प्रिंसिपल एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड को समझते हैं। सेट प्रिंसिपल एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो जो सेट प्रिंसिपल है वो हमारे फ्रैंकलिन हेनरी ने इंट्रोड्यूस किया था। सेट एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है स्पेसिफिक एडेप्टेशंस टू इम्पोज डिमांड्स। तो जैसे कि आप नाम से समझ गए, आप बॉडी को जिस तरह का स्ट्रेस देंगे बॉडी उस स्ट्रेस को अडेप्ट कर जाएगी। पर अगर आपको कंटिन्यूअली स्ट्रॉन्ग होना है, मसल बिल्ड करना है, तो इसमें आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड यूज़ करना चाहिए, जो थॉमस डिलॉम ने इंट्रोड्यूस किया था जब वो वर्ल्ड वॉर 2 के जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उनको रिहैबिलिटेट कर रहे थे। तो बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि आप किसी भी एक्सरसाइज की ओवर द टाइम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर मैं 10 kg के साथ पुलअप्स कर रहा हूँ तो मैं 15 kg के साथ कर रहा हूँ। तो फॉर फर्दर स्ट्रेंथ अडेप्टेशंस एंड हाइपरट्रॉफी। तो अब बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है लेवरेज। तो लेवरेज में स्टीवन लो ने बताया कि आप कैसे किसी एडवांस बॉडी वेट मूवमेंट्स को कैसे आसान बना सकते हैं। तो इसमें उन्होंने 2 मेथड्स बताए हैं। तो पहला है बाय चेंजिंग बॉडी पोजीशंस और दूसरा है बाय चेंजिंग मसल लेंथ। तो हम बॉडी की पोजीशंस को चेंज करके कैसे हम किसी मूवमेंट को आसान बना सकते हैं। तो बायोमैकेनिकली जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बोन्स लीवर्स की तरह एक्ट करते हैं, मसल्स फोर्स एक्सर्ट करती हैं, और जो हमारे जॉइंट्स हैं वो फुलक्रम्स की तरह एक्ट करते हैं। तो सपोज़ अगर आपको फुल फ्रंट लीवर सीखना है तो आपको उसके रिग्रेशंस करने होंगे, आप एकदम से नहीं सीख सकते। तो आपको उसके टक वेरिएशंस, एडवांस टक, स्ट्रैडल, हाफ ले, ये सब आपको करने होंगे, तब आपको आएगा। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, बाय चेंजिंग मसल लेंथ। तो आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो पार्शियल रेप्स करते हैं पुलअप्स के, वो पूरे पुलअप सही से कर भी नहीं पाते हैं। दस दे आर शॉर्टनिंग द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द एक्सरसाइज, और उनके लिए वो पुलअप्स आसान हो जा रहे हैं। तो इसी टॉपिक में उन्होंने लेंथ टेंशन रिलेशनशिप भी समझाया है। तो वो थोड़ा ऊपर ऊपर से दिया हुआ है बुक में, तो मैं आपके नॉलेज के लिए उसे अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। तो ये लेंथ और टेंशन का ग्राफ है। तो इसमें जो आप ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये टोटल टेंशन है, ब्लू लाइन जो है ये एक्टिव टेंशन है, और रेड लाइन पैसिव टेंशन है, और जो ये जो एरिया है ये रेस्टिंग लेंथ है। यहाँ पे आप ऑप्टिमली, ये वो एरिया है जहाँ पे आप ऑप्टिमली टेंशन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो जो टोटल टेंशन होता है वो आपका एक्टिव और पैसिव टेंशन का सम होता है। तो चलिए अब एक्टिव टेंशन की बात करते हैं कि एक्टिव टेंशन होता क्या है। एक्टिव टेंशन, तो एक्टिव टेंशन हमारा तब प्रोड्यूस होता है जब हम मसल्स को वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, आपको थोड़ा ये जानना चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ी मसल फिजियोलॉजी जाननी होगी। तो मसल्स के अंदर हमारे मायोफिब्रिल्स होते हैं जिनके अंदर सार्कोमियर होता है। सार्कोमियर एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जिसके अंदर 2 मायोफिलामेंट्स होते हैं, एक होता है थिन और एक होता है थिक। तो थिन फिलामेंट होता है वो होता है एक्टिन, और थिक जो होता है वो मायोसिन। इन्हीं दोनों की क्रॉस ब्रिजिंग से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। हमेशा हाँ ये याद रखिएगा कि हमेशा एक्टिन स्लाइड होता है, ना कि मायोसिन। मायोसिन पुल करता है अपनी तरफ, और ये एक्टिन पुल होता है उसकी तरफ। हमेशा मायोसिन दूसरी तरफ के एक्टिन को पुल नहीं करेगा। अगर पुल होता है तो वो उसके साथ क्रॉस ब्रिजिंग फॉर्म नहीं करेगा और काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हैं, इस केस में यहाँ पे ये क्रॉस ब्रिजिंग फॉर्म हो रही है, मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड कर गया है और उसके साथ क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म कर लिए हैं। तो इसी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं, जब एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप कर जाता है और क्रॉस ब्रिजेस उसके साथ फॉर्म कर लेता है। तो इसी से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है इन दोनों की क्रॉस ब्रिजिंग से। ठीक है, तो चलिए अब इधर देखते हैं। ये टेंशन और सार्कोमियर लेंथ का ये कर्व है। तो इसमें फर्स्ट केस है जब सार्कोमियर की लेंथ जो होती है बहुत कम होती है, इतनी कम कि उससे ज़्यादा कम और हो ही नहीं सकती है। तो
चलिए अब ये देखते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो एक्टिन है, ये आप ये वाला एक्टिन है, ये इस तरफ पुल होगा, ठीक है। तो ये जो मायोसिन है, ये मायोसिन इसको अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये इस तरफ पुल हो रहा है और मायोसिन इस तरफ पुल कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्रॉस ब्रिजिंग हो जाएंगी, ठीक है। पर आप इस केस में अगर आप इधर देखें तो इधर क्या हो रहा है, जो मायोसिन है वो इस तरफ पुल करता है और एक्टिन इस तरफ से आ रहा है, तो ये क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म नहीं होंगे, यहाँ पे क्रॉस ब्रिजिंग नहीं होगी एक्टिन और मायोसिन की। अब सेम, अब यहाँ पे हम नीचे देखते हैं। अब नीचे क्या हो रहा है, ये जो एक्टिन है ये इस तरफ पुल हो रहा है और यहाँ पे ये मायोसिन इसको इस तरफ पुल करेगा, तो यहाँ पे तो ये क्रॉस ब्रिजिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये मायोसिन हेड्स इस तरफ पुल करते हैं और ये एक्टिन इस तरफ से आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्रॉस ब्रिजिंग यहाँ पे नहीं होगी, ये मायोसिन हेड्स काम में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे नीचे 4 क्रॉस ब्रिजेस बने और यहाँ पे ऊपर 4, पर ये एक्चुअल में यहाँ पे ये 0 क्रॉस ब्रिजिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनका इंटरडिजिटेशन हो जाएगा। क्योंकि अब सार्कोमेयर की जो ये लेंथ है, ये जी लाइंस जो होती हैं ये यहाँ पे और यहाँ पे, ये इससे और ज़्यादा पास में नहीं आ सकती, तो यहाँ पे हमारी जो टेंशन प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो भी हमारी बहुत कम होगी, ठीक है, बहुत 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 कम होगी। तो चलिए अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या होता है, तो ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें कि देखिए, पहले इस साइड के मायोसिन्स और एक्टिन्स की बात कर लेते हैं। तो इस साइड का ये मायोसिन इस तरफ पुल करेगा और ये एक्टिन इस तरफ पुल होगा, तो ये 4 क्रॉस ब्रिजिंग हो रही है इधर, ठीक है। सेम नीचे भी ये देखिए, ये इस तरफ पुल करेगा, ये इस तरफ पुल हो रहा है, ये 2 क्रॉस ब्रिजिंग हो गई। पर इन 2 के साथ में इसकी क्रॉस ब्रिजिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्टिन मायोसिन इस तरफ पुल कर रहा है और ये वाला एक्टिन इस तरफ आना चाह रहा है, इसके साथ क्रॉस ब्रिजिंग करना चाह रहा है, तो ये मायोसिन हेड्स तो काम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस साइड तो ये 6 हमारी क्रॉस ब्रिजिंग हो गई। अब इस तरफ का देखते हैं हम, तो इस तरफ का एक्टिन इस तरफ आ रहा है मायोसिन की तरफ, ठीक है, ये पुल कर रहा है, तो ये 2 क्रॉस ब्रिजिंग हो जाएगी। लेकिन इधर एक, अब ये देखिए, इधर ये वाला एक्टिन इधर आना चाह रहा है, तो ये मायोसिन हेड्स काम में नहीं आएंगे। अब सेम यहाँ पे ये नीचे देखिए, ये एक्टिन इस तरफ आ रहा है, मायोसिन भी इस तरफ पुल कर रहा है, तो ये 4 क्रॉस ब्रिजिंग हो गई। तो 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, टोटल हमारी कितनी हो गई क्रॉस ब्रिजिंग? 12। तो टोटल हमारी 12 क्रॉस ब्रिजिंग हो गई। तो सेकंड केस में क्या है, हमारा 12 क्रॉस ब्रिजिंग हो गई और ये हमारा ये टेंशन इसमें ये बन रहा है, ओके। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस है, ओके, ये वाला। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारी चारों की क्रॉस ब्रिजिंग हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे फर्स्ट और सेकंड केस में था, फर्स्ट और सेकंड केस में ओवर शॉर्टनिंग हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे सारे इस साइड के एक्टिन्स इस साइड के क्रॉस मायोसिन्स के साथ क्रॉस ब्रिजिंग कर रहे हैं। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे अब हमारी इस तरफ 8 क्रॉस ब्रिजिंग हो रही है और इस तरफ भी हमारी 8 क्रॉस ब्रिजिंग हो रही है, टोटल 16। तो हमारी ये यहाँ पे क्रॉस ब्रिजिंग कितनी हो रही है? 16। ये 16 क्रॉस ब्रिजिंग हो रही है। तो ये हमारी टेंशन ये रही, ठीक है। अब सेम, अब ऐसा ही फोर्थ केस में भी है। तो चलिए फोर्थ केस का वो बना देता हूँ। तो ये रहा हमारा फोर्थ केस। प्लीज़ थोड़ा ड्राइंग मेरी बेकार है तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसमें ये क्या है, इसमें भी यहाँ पे भी 4 क्रॉस ब्रिजिंग हो रही है, ओके। यहाँ पे भी ऊपर नीचे, तो यहाँ दोनों साइड इसमें भी क्रॉस ब्रिजिंग हो रही है यहाँ पे। पर अब यहाँ पे क्या है, जो ये जी लाइंस हैं, इनका बस लेंथ सार्कोमेयर का इसमें थोड़ा ज़्यादा है, और पर नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजिंग सेम है, ठीक है, 16। नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजिंग सेम है, ठीक है। तो ये है हमारा फोर्थ वाला, इसमें भी हमारे 16 क्रॉस ब्रिजेस बन रहे हैं। अब फिफ्थ केस की बात करते हैं। फिफ्थ केस में क्या होता है, जब ओवर लेंथनिंग हो जाती है सार्कोमेयर्स की, ठीक है, पॉइंट है, फिफ्थ केस है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो सार्कोमेयर की जो लेंथ है वो ओवर लेंथ हो चुकी है, ओवर लेंथनिंग हो गई है सार्कोमेयर्स की। तो इसमें जो हमारा एक भी क्रॉस ब्रिज नहीं बन रहा है, एक भी क्रॉस ब्रिजिंग नहीं हो रही है एक्टिन और मायोसिन की, तो यहाँ पे ये 0 होगा। तो जो हमारा फर्स्ट केस था वो ओवर शॉर्टनिंग का था, फर्स्ट केस था ओवर शॉर्टनिंग का, ठीक है। और ये जो फिफ्थ केस है
ये ओवर लेंथनिंग का है, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों ही केसेस में फोर्स प्रोडक्शन है हमारा वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं पैसिव टेंशन की। पैसिव टेंशन की अब बात करेंगे, ठीक है। पैसिव टेंशन, तो जो पैसिव टेंशन है वो हमारी मेनली आती है पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट्स जो होते हैं मसल्स के, और जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं मसल्स के उनसे आती है। जैसे हो गया हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़, टेंडन वगैरह, और पेरीमायसियम एपीमायसियम जो होते हैं मसल्स में, तो इनसे आती है। तो जैसे कि आप ये इलास्टिक देख रहे हैं, तो ये इस पोजीशन में यहाँ पे इसकी लेंथ ऐसी है, ठीक है। धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट से इसमें टेंशन प्रोड्यूस होना चालू हो गया है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे इसकी लेंथ और ज़्यादा बढ़ नहीं सकती है, पर इसमें जो टेंशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो यही इस कर्व का मतलब है, मतलब पूरा ये इस कर्व का मीनिंग यही है समझाने का। तो अब आ जाते हैं पूरा हमारे उस टोटल टेंशन के कर्व पे, ठीक है। तो होप है कि अब आपको ये कर्व अच्छे से समझ में आया होगा, लेंथ और टेंशन का रिलेशनशिप आपको समझ में आया होगा। तो जो हमारी टोटल टेंशन होती है वो हमारी एक्टिव और पैसिव टेंशन का सम होता है। एक्टिव टेंशन हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी से आती है, हम कितना मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके टेंशन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो हमारा ये ऑप्टिमल लेंथ होता है, ठीक है। रेस्टिंग लेंथ भी जिसे कहते हैं, रेस्टिंग लेंथ जो हमारी वो लेंथ होती है जहाँ पे हम ऑप्टिमली फोर्स एक्टिवली और ऑप्टिमली टेंशन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और जो हमारा ये पैसिव टेंशन है ये हमारी मसल्स की नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी और पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट से जो टेंशन प्रोड्यूस होता है ये वो होता है। तो अब मैं होप है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें बेसिकली स्टीवन लो ने टर्मिनोलॉजीज़ बताई हैं जो हम ट्रेनिंग में या एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं, जैसे सेट्स, रेप्स, वॉल्यूम, टेम्पो एट्सेट्रा, ठीक है। तो जो रेप्स होते हैं वो रेपिटिशंस होते हैं, सेट्स होता है हमारा आप किसी भी एक एक्सरसाइज की कितने रेपिटिशंस कर पा रहे हैं एक बैच में, वो आपका सेट हो जाता है। रेस्ट होता है आपके सेट्स के बीच का जो टाइम होता है वो आपका रेस्ट टाइम कहलाता है। और जो टेम्पो होता है वो स्पीड ऑफ द मूवमेंट होता है। वॉल्यूम होता है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ सिंगल ट्रेनिंग सेशन। और इंटेंसिटी हमें बताती है कि कोई एक्सरसाइज कितनी आसान है, कितनी हार्ड है। एट्रीब्यूट्स में आ जाता है आपका कि आप का एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, हाइपरट्रोफी, ये सब आपके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आते हैं बारी प्लेटो की। तो प्लेटो जो होता है वो स्टैग्नेशन होता है बेसिकली, जहाँ पे जब हमारी प्रोग्रेस स्टॉप हो जाती है या स्टैग्नेट हो जाती है, हमें इम्प्रूवमेंट्स फर्दर देखने को नहीं मिलती हैं। अब डीलोड की बारी आती है। डीलोड जो होता है वो एक प्लान्ड रिकवरी पीरियड होता है, जहाँ पे आप बॉडी की वर्क कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप ट्रेनिंग का जो वॉल्यूम है वो कम कर देते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिकवर कर पाए, इसलिए। अब बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो है रेपिटिशन कंटिन्यूम। तो रेपिटिशन कंटिन्यूम के एक एंड पे आपका स्ट्रेंथ होता है और दूसरे एंड पे आपका होता है एंड्योरेंस। तो स्ट्रेंथ जो होती है वो डेवलप होती है आपकी हाई इंटेंसिटी लो रेप्स से, और जो एंड्योरेंस होती है वो डेवलप होती है आपकी लो इंटेंसिटी हाई रेप्स से। और स्ट्रेंथ को डेवलप होने में टाइम लगता है एंड्योरेंस के मुकाबले। हाउएवर अगर आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करते हैं तो आप फेयर अमाउंट ऑफ एंड्योरेंस ज़रूर डेवलप कर लेंगे, सेम एंड्योरेंस के साथ भी है। पर ये चीज़ आपकी डिपेंड करती है कि आपका स्पोर्ट क्या डिमांड करता है। अगर आपका स्पोर्ट स्ट्रेंथ बाइज्ड है तो आपके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी रहेगी। अगर आपका स्पोर्ट एंड्योरेंस डिमांड करता है तो आपके लिए एंड्योरेंस ट्रेनिंग बेस्ट है। तो अगर आप स्ट्रेंथ एथलीट हैं और अपनी एंड्योरेंस पे काम करना चाहते हैं तो 80/20 का स्प्लिट स्टीवन लो ने बताया है जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें आप अपने 4 ट्रेनिंग सेशंस आप कर सकते हैं स्ट्रेंथ के, और 1 ट्रेनिंग सेशन आपको अपना रखना है एंड्योरेंस का। तो ऐसे आप अपना एंड्योरेंस पे भी काम कर पाएंगे। तो अब हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हाँ सेट प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, लेवरेज कैसे घटाते हैं, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप क्या होता है। तो हमने ये सब चीज़ें कवर की। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई चीज़ टॉपिक मेरे से मिस हो गया है समझाने में या गलत समझा दिया है तो आप उसको कमेंट में आप अपना एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, तो जिससे बाकियों की भी मदद हो जाएगी और मेरी भी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।